हेलो फ्रेंड्स, हम लोग एनसीईआरटी केमिस्ट्री कक्षा 11वीं का दूसरा अध्याय पढ़ रहे हैं, परमाणु की संरचना। इसका ये 13वां वीडियो है और पिछले वीडियो में मैंने आपको एस पी डी एफ इन सब ऑर्बिटल्स का जो आकार होता है, शेप होता है, उसके बारे में आपको बताया है। अब हम आगे पढ़ेंगे इसमें ऊर्जा कितनी होती है, किस में कम होती है, किस में ज़्यादा होती है। तो कक्षकों की ऊर्जा हम इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कक्षकों की ऊर्जा, तो इसमें हम ये देखेंगे कि जैसे जैसे हम ऊपर के कक्षकों में जाते हैं वो ऊर्जा बढ़ती चली जाती है, लेकिन कुछ कक्षकों में ऊर्जा जो है ऊपर के बजाय नीचे वाले कक्षक में ज़्यादा पाई जाती है। जैसे अगर आप 3D की बात करेंगे तो 4s से ज़्यादा ऊर्जा वाली है, इसलिए 4s उससे पहले आ जाता है। मतलब जब परमाणु भरते हैं तब अफबाउ का नियम है और हुन्स प्रिंसिपल है, ये सब के द्वारा जो है कक्षक में इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं। तो वो किस आधार पे भरते हैं कि जो सबसे कम ऊर्जा वाली कक्षक हैं वो सबसे पहले भरते हैं और बाद वाले जो कक्षक हैं, जो ज़्यादा ऊर्जा वाले कक्षक हैं, वो बाद में भरते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ को हम अब इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा केवल मुख्य क्वांटम संख्या द्वारा निर्धारित होती है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन पहले ही कोश में है, पहले कोश में जो s ऑर्बिटल है उसमें है। तो इसमें चूंकि और कोई दूसरे इलेक्ट्रॉन नहीं है और s ऑर्बिटल में है तो फिक्स्ड पोजीशन पे है, मतलब फिक्स्ड एक ऑर्बिटल में, कोश में है, कक्षक में है, इसलिए उसकी ऊर्जा भी निर्धारित होती है। अतः हाइड्रोजन परमाणु में कक्षकों की ऊर्जा निम्नलिखित क्रम में बढ़ती है। तो अगर हम दूसरे कक्षकों की बात करें जिसमें इलेक्ट्रॉन फिलहाल उनके पाए जाने की संभावना कम होती है, तो उनमें कैसा है देखिए, तो 1s से ज़्यादा 2s में है, ठीक है। लेकिन इसके बराबर 2p और उससे ज़्यादा 3s में है, इसके बराबर 3p में है, 3s के बराबर 3p में है, इसके बराबर 3d में है, लेकिन इससे ज़्यादा 4s में है, 4s के बराबर 4p में है। तो इस तरह से जो ऊर्जाएं हैं वो बढ़ते हुए क्रम में पाई जाती हैं। लेकिन ये हम हाइड्रोजन परमाणु के लिए बात कर रहे हैं। क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो उसमें कुछ कक्षकों की ऊर्जा बराबर दिख रही है आपको, जबकि अब बाकी किसी परमाणु के लिए बात करेंगे जिसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, जैसे हीलियम है, लिथियम है और ऊपर के, तो उनमें आपको ये वाला सीक्वेंस देखने को नहीं मिलेगा, थोड़ा सा बदल जाएगा, हम देखेंगे उसको, ठीक है। तो 4p के बराबर 4d है, उससे ज़्यादा, उससे बराबर 4f है, उससे ज़्यादा आगे, ठीक है ना। इन्हें चित्र 2.16 में दर्शाया गया है। तो देखिए इस चित्र में देखिए यहाँ पर दो चित्र दिया गया है। एक चित्र जो क है यह हाइड्रोजन परमाणु के लिए है और ये किसी दूसरे परमाणु के लिए है। तो हाइड्रोजन परमाणु में देखिए 1s से ऊपर 2s है, इसके बराबर 2p है, इसके ऊपर 3s है, फिर 3p है, 3d है, ये सब बराबर हैं। लेकिन दूसरे किसी परमाणु में 1s से ऊपर 2s है और 2s से ऊपर 2p है, जबकि यहाँ पर आप देखिए 2s और 2p बराबर था। इसके ऊपर 3s है, इसके ऊपर 3p है, जबकि यहाँ पर 3s, 3p, 3d सब बराबर थे। और 3p से ऊपर 4s है, इसके ऊपर 3d है, जबकि इसमें ये देखिए तीनों बराबर थे ये वाले। तो ये इतना ज़्यादा अंतर आ जाता है क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु में एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसका व्यवहार अलग है। बाकी परमाणुओं में जब एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो उनका व्यवहार अलग होता है। हालांकि 2s और 2p कक्षकों की आकृतियां भिन्न भिन्न होती हैं, फिर भी इन दोनों कक्षकों 2s और 2p में उपस्थित इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा बराबर होगी। किसके आधार पर बराबर हो रही है? हाइड्रोजन परमाणु में, हाइड्रोजन में बराबर हो रही है। बाकी किसी में आप देख सकते हैं कि 2s और 2p में अंतर है, फिर 3s 3p में अंतर है, 3s ऐसा, ठीक है। तो विशेष बात यहाँ पर ध्यान देंगे कि 3p से ऊपर पहले 4s आता है, फिर 3d आता है, मतलब 3d से कम है 4s का। तो हमेशा ऐसा नहीं है कि मुख्य क्वांटम संख्या की संख्या बढ़ जाने से उसमें ऊर्जा ज़्यादा ही होगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो एक्चुअली ये किस आधार पे होता है? तो मुख्य क्वांटम संख्या धन एजीमोथल क्वांटम संख्या, इन दोनों का जोड़, जिसका कम रहेगा वो पहले रहेगा, जिसका ज़्यादा रहेगा वो बाद में रहेगा। जैसे यहाँ पर देखिए 4s का मतलब है 4 + 0 = हो गया 4, जबकि 3d का मतलब है 3 + 2 = 5, इसलिए 3d में ज़्यादा ऊर्जा है। तो जिसकी ज़्यादा रहती है n + l का मान, n + l का मान आपको पता है ना, s बराबर 0 होता है,
है ना, P बराबर 1 होता है, D बराबर 2 होता है और F बराबर 3 होता है। ये L का मान है, हमने पिछले वीडियो में देखा है इसको। और ये जो शुरू में लिखा रहता है 3 ऐसा, ये N है। उसके बाद जो SPDF है उनका मान यहाँ से आप लिख लीजिए, तो आपको N + L का मान निकल जाएगा। जैसे 4S का हमने लिखा 4 + 0 तो 4 हो गया, इसमें हमने लिखा 3 + 2 यानी कि 5 हो गया, ऐसा है। समान ऊर्जा वाले कक्षकों को समभ्रंश या डिजनरेट कहा जाता है। ये विशेष शब्द है एक, इसको ध्यान रखेंगे कि समान ऊर्जा वाले जो कक्षक हैं वो डिजनरेट कहलाते हैं। ठीक है, जैसा पहले बताया गया है, हाइड्रोजन परमाणु में 1s कक्षक सबसे स्थायी स्थिति के संगत होता है और इसी में हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन रहता है बेसिक तौर पे। ठीक है, 1s कक्षक में वही सबसे ज़्यादा स्थायी होता है और इसे हम तटस्थ अवस्था या ग्राउंड स्टेट कहते हैं। देखिए, किसी भी परमाणु में जो ओरिजिनल स्थिति है वो उसकी तटस्थ अवस्था या ग्राउंड स्टेट कहलाती है। उसमें जो इलेक्ट्रॉन जिस कक्षक में होते हैं वो उन्हीं कक्षकों में रहने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप उस परमाणु को अतिरिक्त ऊर्जा दे देते हैं तो वो अपने कक्षकों से ऊपर के कक्षकों में चले जाते हैं, ऊर्जा को अवशोषित करके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो ऐसी अवस्था को हम उत्तेजित अवस्था कहेंगे, एक्साइटेड स्टेट। लेकिन उस अवस्था में वो ज़्यादा समय तक नहीं रहते हैं, कुछ मिली सेकंड्स में, माइक्रो सेकंड में ही वापस अपने कक्षक में आ जाते हैं और जो ऊर्जा अवशोषित किए रहते हैं उसको उत्सर्जित कर देते हैं। तो वही उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहलाता है। तो जो तटस्थ अवस्था है वो स्थायी अवस्था मानी जाती है, क्योंकि उसमें से फिर वो ऊर्जा उत्पन्न नहीं करती है और उसी अवस्था में वो लंबे समय तक पड़े रहते हैं। इस कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन नाभिक के द्वारा सर्वाधिक प्रबलता से आकर्षित रहता है। तो हाइड्रोजन परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है वह 1s कक्षक में है। तो 1s कक्षक में होने के कारण से वो नाभिक के सबसे पास में है और सबसे ज़्यादा आकर्षण बल से जुड़ा हुआ है। हाइड्रोजन परमाणु में 2s 2p या उच्च कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को उत्तेजित अवस्था में कहा जाएगा। तो ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हाइड्रोजन में 1s में है, अगर उसके ऊपर 2s 2p या 3s 3p 3d 4s इनमें जाएगा तो ये उनकी उत्तेजित अवस्था कहलाएगी, हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की। हाइड्रोजन परमाणु के विपरीत एक बहु इलेक्ट्रॉन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा केवल अपनी मुख्य क्वांटम संख्या पर ही नहीं बल्कि कक्षक क्वांटम संख्या यानी उपकोष पर भी निर्भर करती है। तो ये बात मैंने आपको बताया। देखिए, हाइड्रोजन परमाणु का अपना जो इलेक्ट्रॉन है एक ही इलेक्ट्रॉन है और वो 1s कक्षक में है। ठीक है, तो उसकी जो ऊर्जा है मुख्य क्वांटम संख्या पर निर्भर है क्योंकि s बराबर 0। लेकिन अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, मान लो 3 4 5 10 ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं, तो फिर वो अगले वाले कोष के s में है कि p में है उसके आधार पर उसकी ऊर्जा निर्धारित होगी। जैसे कि मान लो पहले 1s में है तो ये तो ठीक है, लेकिन 2s और 2p देखिए ये दोनों एक ही कोष में है, लेकिन s वाले कम ऊर्जा की है, p वाली ज़्यादा ऊर्जा की है ना। तो अगर s वाले में है तो उस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कम, p वाले में है तो ज़्यादा, मतलब दिगंश क्वांटम संख्या पर भी निर्भर करने लगेगी। ठीक है, अर्थात दी गई मुख्य क्वांटम संख्या के लिए SPDF की ऊर्जाएं भिन्न भिन्न होती हैं। ये बात मैंने अभी बताया आपको एक डायग्राम से। किसी भी एक मुख्य क्वांटम संख्या में कक्षकों की ऊर्जा का क्रम S से ज़्यादा, P से ज़्यादा, D से ज़्यादा, एक मिनट, किसी भी एक मुख्य क्वांटम संख्या में कक्षकों की ऊर्जा का क्रम गलत दिया है, ये उल्टा दे दिया है। ये जो चिन्ह है ये गलत लगाया है, चिन्ह को ऐसे लगाना था, ऐसे S से ज़्यादा P, P से ज़्यादा D, D से ज़्यादा F, चिन्ह को उल्टा लगा दिया, एक और गलती। ठीक है, उच्च ऊर्जा स्तरों में यह अंतर अधिक होती है। देखिए, उच्च ऊर्जा स्तरों में अधिक अंतर होती है, मतलब जैसे कि मान लो 2s और 2p की बात करो, उसमें जितना अंतर है उससे ज़्यादा 3s और 3p के बीच में रहेगा, उससे ज़्यादा 4s 4p 4d के बीच में रहेगा। ऐसा मतलब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन दूर जाते जाते हैं उनके SPDF के बीच जो ऊर्जा का अंतर है वो और ज़्यादा अंतर होते जाता है। मतलब जैसे कि मैंने कहा 2s और 2p इन दोनों के ऊर्जा में मान लो 5 का अंतर है, तो 3s और 3p के बीच में भी 5 का अंतर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ये 7 के आसपास होगा। ऐसा वैसे ही 4s और 4p के बीच में ये 9-10 के आसपास रहेगा। ऐसा मतलब जितना ज़्यादा हम दूर जाएंगे
उनमें ऊर्जा का स्तर का अंतर भी ज़्यादा होता चला जाता है। कक्षकों की ऊर्जा का यह क्रम लड़खड़ा सकता है। कैसे लड़खड़ा सकता है? जैसे कि 3D है, उससे थोड़ी कम ऊर्जा 4s में रहती है, समझ रहे हैं बात को, जबकि 4s में ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि दूर होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। उदाहरण देखिए, जैसे 4s से ज़्यादा ऊर्जा 3D में है और 6s से ज़्यादा 5D में है, इसके लगभग बराबर 4f में है और इससे ज़्यादा 6p में है। तो ऐसा है अंतर, है ना। मतलब ये है कि एक्चुअली तो 4s बाद में आना चाहिए ना, ये चौथे कोश का है और ये तीसरे कोश का है, तो 4s बाद में आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अब यहाँ पर दिगंश क्वांटम संख्या भी मायने रखता है। तो मैंने बताया कि इसका मान जो है 4 धन 0 बराबर 4 आ रहा है और इसका मान 3 धन 2 बराबर 5 आ रहा है। तो इसलिए इसकी ऊर्जा ज़्यादा है, इसकी ऊर्जा कम है। इसको आप निकालोगे तो 6 धन 0 बराबर 6 आ रहा है और इसका 5 धन 2 बराबर 7 आ रहा है और इसका 4 धन 3 बराबर 7 आ रहा है, इसलिए दोनों बराबर हैं, देखिए, है ना। जबकि ये 6 धन 1 7 आ रहा है ना। तो चूंकि अब आप ये सोचोगे कि यहां पर हमने 5t को पहले लिखा है 4f से और जबकि इसके बाद लिखा है 6p, जबकि तीनों में 7-7 की ऊर्जा है, तो फिर हम ऐसा किस लिए माने? तो ऐसे मानते हैं कि जब कहीं पर ऊर्जा बराबर होती है तो फिर हम मुख्य क्वांटम संख्या के आधार पर लिखते हैं। जैसे यहां पर मुख्य क्वांटम संख्या 5 है और इसका 4 है और इसका 6 है, हालांकि यहां पर ये दोनों लगभग बराबर है ना, ऐसा दिया है, तो इसको पहले इसको बाद में भी लिख सकते हो। लेकिन यहां पर देखिए 6 है, तो 4 और 5 दोनों से ज़्यादा 6 है, इसलिए हम इसको बाद में लिखे हैं। तो जिसका मुख्य क्वांटम संख्या ज़्यादा होता है उसमें फिर ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी, ठीक है, ऐसा है। ठीक, उपकोषों में भिन्न ऊर्जाओं का कारण बहु इलेक्ट्रॉन परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों के आपस में प्रतिकर्षण की उपस्थिति है। तो जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो दूर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सभी इलेक्ट्रॉन नाभिक के प्रोटॉन के आकर्षण बल से भी जुड़े होते हैं, इसलिए वो परमाणु के कोशों को छोड़ के दूर भी नहीं जा पाते, प्रतिकर्षित भी होते हैं एक दूसरे से, लेकिन प्रोटॉन द्वारा आकर्षित भी होते हैं। चूंकि हाइड्रोजन परमाणु में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो उसमें प्रतिकर्षण बल नहीं होता है। हाइड्रोजन परमाणु में ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन और धन आवेशित नाभिक के बीच आकर्षण एकमात्र विद्युत अन्योन्य क्रिया है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बीच का जो प्रतिकर्षण बल है वो नहीं है यहाँ पर, तो दोनों में से केवल एक ही बल है यहाँ पर, सिर्फ आकर्षण बल है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में। इलेक्ट्रॉन का जो प्रतिकर्षण बल है वो नहीं है। बहु इलेक्ट्रॉन परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के बीच आकर्षण के अलावा परमाणु में उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन का दूसरे से प्रतिकर्षण भी होता है। यही बात तो मैं बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को प्रतिकर्षित भी करते हैं। इस प्रकार एक बहु इलेक्ट्रॉन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का स्थायित्व प्रतिकर्षण की तुलना में अधिक आकर्षण अन्योन्य क्रियाएं हैं। देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण बल ज़्यादा हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन परमाणु में नाभिक से नहीं जुड़े रह पाएंगे और दूर चले जाएंगे, लेकिन इससे ज़्यादा शक्तिशाली है प्रोटॉन के साथ इनका आकर्षण बल, इसलिए वो नाभिक के साथ जुड़े रहते हैं और परमाणु को छोड़ के दूर नहीं जाते हैं। तो दो प्रकार के बल है, प्रतिकर्षण आकर्षण दोनों, तो आकर्षण बल ज़्यादा शक्तिशाली है यहाँ पर, ठीक है। सामान्यतः बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के अंदर के इलेक्ट्रॉनों से प्रतिकर्षण अन्योन्य क्रिया अधिक महत्वपूर्ण है। देखिए, जैसे कि मान लो ये नाभिक है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ये पहला कोश, ये दूसरा कोश, ये तीसरा कोश, ठीक है, ये चौथा कोश मान लो। तो मान लो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, जितने भी हम देखेंगे उसको, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन जो है इस इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्रतिकर्षित हो रहे हैं और नाभिक के द्वारा आकर्षित हो रहे हैं, ऐसा हुआ किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए।
मतलब इलेक्ट्रॉन अपने अंदर के कोश में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनसे प्रतिकर्षित हो रहा है, लेकिन अंदर में जो प्रोटॉन है नाभिक में उससे आकर्षित हो रहा है। तो आकर्षण बल चूंकि ज़्यादा शक्तिशाली है इसलिए ये इससे चिपका हुआ है, नहीं तो ये इसको प्रतिकर्षित करके बाहर भेज देता। लेकिन जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन दूर के कोश में है वैसे वैसे प्रतिकर्षण बल अधिक शक्तिशाली होता जा रहा है, आकर्षण बल कम शक्तिशाली होता जा रहा है। इसके पीछे एक और कारण है, दूर होने के अलावा जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसमें शील्डिंग इफेक्ट लगाते हैं। शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट का मतलब होता है कवच प्रभाव। कवच मतलब कि जैसे कि ये प्रोटॉन इसको आकर्षित करना चाहता है, लेकिन बीच में जो दूसरे इलेक्ट्रॉन हैं इस आकर्षण बल को कम कर देंगे क्योंकि वो बीच में अड़ जाएंगे। समझ रहे हो बात को? अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स इस आकर्षण बल के रास्ते में आ जाएंगे, इसलिए आकर्षण बल कमजोर हो जाएगा और ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित तो कर ही रहे हैं। इसलिए ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो बाहरी कोशों में है, सबसे बाहर के कोशों में है, दूर में है, वो इलेक्ट्रॉन नाभिक के द्वारा जुड़े तो होते हैं अभी भी, लेकिन उनकी बल बहुत कम हो जाती है, उनके जुड़ने का जो आकर्षण बल है वो बहुत कम हो जाता है। इसके कारण से इन इलेक्ट्रॉन्स की ऊर्जा बहुत ज़्यादा हो जाती है और ये थोड़ी सी भी ऊर्जा देने से आसानी से बाहर निकल जाते हैं। समझ पा रहे हैं आप? बाहरी वाले कोश में जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको निकालना आसान होता है क्योंकि उनके पास एक तो ऊर्जा भी ज़्यादा है, दूसरा वो नाभिक से दूर होने कारण से भी कम आकर्षण बल से जुड़े हैं, और बीच वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं वो भी आकर्षण बल को कम कर दे रहे हैं, प्रतिकर्षण बल को बढ़ा दे रहे हैं। तो सब कुछ जो है इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंकने की जुगाड़ है, सबकी बाहर फेंकने की व्यवस्था है। बस थोड़ा सा अगर आप उसको ऊर्जा दे दोगे तो इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट आप समझ गए होंगे। शील्ड का मतलब होता है कवच बनाना, रास्ते में अड़ करके उसका कवच बन जाना। तो ये नाभिक इसको आकर्षित करना चाहता है लेकिन रास्ते के इलेक्ट्रॉन इस आकर्षण बल को कम कर देते हैं, इसी को शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। नाभिक में धन आवेश बढ़ने के साथ, मतलब धन आवेश का मतलब इनके जो परमाणु संख्या बढ़ेगी, मतलब जो तत्व हैं जिनकी परमाणु क्रमांक बढ़ती जाएगी तो केंद्र में प्रोटॉन बढ़ते जाएंगे तो आकर्षण बल बढ़ते जाएगा, इलेक्ट्रॉनों में आकर्षण, इलेक्ट्रॉनों के साथ आकर्षण की अन्योन्य क्रियाएं बढ़ती जाती हैं। अंदर के कोशों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के कारण बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन नाभिक के आवेश को पूरी तरह महसूस नहीं कर पाता है, अर्थात आंतरिक इलेक्ट्रॉनों द्वारा नाभिक के धन आवेश पर आंशिक आवरण के कारण इस आवेश का प्रभाव पूरा नहीं पड़ता। इसे आंतरिक इलेक्ट्रॉनों द्वारा बाह्य इलेक्ट्रॉनों का नाभिक से परिरक्षण या शील्डिंग कहा जाता है। और नाभिक का कुल धन आवेश जो इलेक्ट्रॉनों पर प्रभावी होता है वो प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाता है। ये अल्प विराम लगाइए यहाँ पर, ठीक है। तो वही चीज़ तो बता रहा है कि जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ रहे हैं, केंद्र में प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है तो आकर्षण बल भी बढ़ रहा है। इसी कारण से ज़्यादा परमाणु क्रमांक वाले का भी इलेक्ट्रॉन आसानी से अपने आप तो छूट के नहीं जाता है कम से कम, क्योंकि आकर्षण बल तो है ही ना। लेकिन अंदर के इलेक्ट्रॉन जो परिरक्षण प्रभाव उत्पन्न कर रहे हैं, शील्डिंग इफेक्ट, उसके कारण से आकर्षण बल कम जरूर होते चले जाता है। ठीक है, तो असल में जो धन आवेश आकर्षण बल लगा पाता है उतने धन आवेश को प्रभावी नाभिकीय आवेश यानी जेड इफेक्टिव ई फ्रॉम चार्ज, जेड फ्रॉम परमाणु क्रमांक, ठीक है, कहलाता है। और परमाणु क्रमांक मतलब प्रोटॉन का क्रमांक। आंतरिक इलेक्ट्रॉनों द्वारा परिरक्षण के बावजूद नाभिकीय आवेश में वृद्धि के साथ बाह्य इलेक्ट्रॉन द्वारा महसूस किया गया आकर्षण बल बढ़ जाता है। ठीक है, तो ज़्यादा प्रोटॉन होते जाते हैं तो आकर्षण बल बढ़ते चले जाता है। दूसरे शब्द में नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच अन्योन्य क्रिया की ऊर्जा अर्थात कक्षक ऊर्जा परमाणु क्रमांक के साथ बढ़ने के साथ घट अधिक ऋणात्मक हो जाती है। ठीक है, तो अब इसका एक दूसरा पक्ष ये भी है कि जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा कक्षकों और कोशों की संख्या भी बढ़ेगी, तो इलेक्ट्रॉन दूर होते चले जाएंगे। भले ही परमाणु क्रमांक के साथ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं तो आकर्षण बल बढ़ रहा है, लेकिन दूरी भी तो बढ़ रही है। तो दूरी बढ़ने के साथ साथ
इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बढ़ जाती है और आकर्षण बल घट जाती है, ये कहना है। आकर्षण एवं प्रतिकर्षण दोनों अन्योन्य क्रियाएं कोश के आकार तथा उसमें उपस्थित कक्षक की आकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, तो आकर्षण प्रतिकर्षण कौन ज़्यादा प्रभावी रहेगा, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि कोश कितने दूर में है, उसका आकार कैसा है और उसकी आकृति कैसी है। एस है, पी है, डी है, एफ है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो आकर्षण बल वो गोल वाले में लगता है, वृत्ताकार, जो कि एस आकार का है, एस का है, एस वाले एस पी डी एफ में से एस का है। उसके बाद पी, उसके बाद डी। तो आकर्षण बल एस में ज़्यादा, पी में कम, डी में कम, एफ में कम, यानी ऊर्जा एस में कम, डी में, पी में ज़्यादा, डी में ज़्यादा और एफ में ज़्यादा, क्योंकि आकर्षण बल कम रहेगा तो ऊर्जा ज़्यादा रहेगी इलेक्ट्रॉन। उदाहरण के लिए गोलाकार आकृति के कारण एस कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की तुलना में बाहरी इलेक्ट्रॉनों का नाभिक से परिरक्षण अधिक प्रभावी तरीके से करता है। और ये जो एस वाले में है, चूंकि चारों तरफ वृत्ताकार पथ में घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, तो बाह्य इलेक्ट्रॉनों के लिए परिरक्षण प्रभाव ज्यादा उत्पन्न कर पाता है, उनको ज्यादा शील्ड कर पाता है, बीच में आ जाता है। ठीक है, इसी प्रकार पी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन डी कक्षकों की तुलना में अधिक परिरक्षण करते हैं, चाहे ये सभी कक्षक एक ही कोश में हैं। तो एस वाला पी को रोकता है, पी वाला डी को रोकता है, डी वाला एफ को रोकता है आकर्षण बल को। ठीक है, इसके अलावा एक ही कोश में गोलाकार आकृति के कारण एस कक्षक इलेक्ट्रॉनों पी कक्षक इलेक्ट्रॉन की तुलना में और पी कक्षक इलेक्ट्रॉन डी कक्षक की तुलना में नाभिक के पास अधिक समय व्यतीत करता है, इसलिए नाभिक से ज्यादा आकर्षण बल से जुड़ा रहेगा। एस वाला ज्यादा पास में है, उसके बाद पी है, उसके बाद डी है, उसके बाद एफ है। तो जितने पास में रहेगा उसके साथ आकर्षण बल उतना ज्यादा रहेगा नाभिक का। ठीक है, दूसरे शब्दों में किसी एक कोश मुख्य क्वांटम संख्या के लिए दिगंशी क्वांटम संख्या L के बढ़ने के साथ इलेक्ट्रॉन द्वारा महसूस किया गया इफेक्टिव आकर्षण बल घट जाता है, अर्थात पी कक्षक की तुलना में एस कक्षक और डी की तुलना में पी कक्षक नाभिक से अधिक दृढ़ता से बंधा रहता है। ठीक है, और उसकी ऊर्जा कम होते चली जाती है, एस वाले की ऊर्जा कम, पी वाले की ज्यादा, डी वाले की ज्यादा, ऐसा। पी कक्षक के इलेक्ट्रॉन की तुलना में एस कक्षक के इलेक्ट्रॉन की और डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन की तुलना में पी कक्षक के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कम होती है। जैसे जैसे आप दूर जाओगे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ती है। चूंकि नाभिक के प्रति परिरक्षण की मात्रा भिन्न भिन्न कक्षकों के लिए भिन्न होती है, अतः एक ही कोश के ऊर्जा स्तरों का विपाटन हो जाता है, अर्थात जैसे पहले बताया जा चुका है, कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा n तथा l के मान पर निर्भर करती है। ऊर्जा का विपाटन, विपाटन मतलब स्प्लिटिंग, मतलब विभाजन हो जाता है। S में सबसे कम ऊर्जा, P में ज़्यादा, D में ज़्यादा, F में ज़्यादा, लेकिन n प्लस l के मान पे निर्भर करता है ना। जो मान कम रहेगा उसमें कम ऊर्जा, जो मान ज़्यादा रहेगा उसकी ज़्यादा ऊर्जा। अभी मैंने इसका आपको उदाहरण भी कई बार बताया है। ठीक है, n प्लस n का मान जितना ज़्यादा निम्न होगा कक्षक की ऊर्जा भी उतनी ही कम होगी। ठीक है, और उसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे, इसलिए मैंने दिखाया कि 4s का ऊर्जा कम है 3d की तुलना में, क्योंकि ये 4 मतलब 4 धन 0 बराबर 4 हो गया, जबकि ये 3 धन 2 बराबर 5 हो गया। तो इसकी ऊर्जा कम है, इसकी ऊर्जा ज़्यादा है, ये कह रहे हैं अपन। ठीक है, यदि दो कक्षकों के लिए n प्लस l का मान बराबर होता है तो निम्न n के मान वाले कक्षक की ऊर्जा निम्न होगी। ठीक है, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल भी दिया था कि 3 ऐसे कक्षक थे जिनकी ऊर्जा बराबर थी, साथ साथ आ रहा था, तो जिसकी क्वांटम संख्या अधिक थी, मुख्य क्वांटम संख्या n का मान अधिक था, उसकी ऊर्जा ज़्यादा थी, n का मान कम था तो ऊर्जा कम था। मतलब n और प्लस l का मान बराबर आएगा, तो n जिसका कम रहेगा वो पहले, n जिसका ज़्यादा रहेगा वो बाद में आएगा। ठीक है, और चित्र 2.16 में बहु इलेक्ट्रॉन परमाणुओं के ऊर्जा दर्शाई गई है। ठीक है, तो ये मैंने आपको पहले भी उसको दिखा दिया है, उस चित्र को जो हमने देखा था SPD F वाला, ये वही चित्र है। ठीक है,
ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि किसी विशेष कोश के विभिन्न उपकोशों बहु इलेक्ट्रॉन परमाणुओं की ऊर्जाएं भिन्न भिन्न होती हैं। ठीक है, तो ही है एसपीडीएफ की ऊर्जा भिन्न भिन्न होती है। हालांकि हाइड्रोजन परमाणु में इसकी ऊर्जाएं समान होती हैं, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन एक ही है ना, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए एक है। अंत में यह बताना उचित होगा कि परमाणु संख्या बढ़ने के साथ समान उपकोशों वाले कक्षकों की ऊर्जाएं कम होती जाती हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन परमाणु के 2s कक्षक की ऊर्जा लिथियम के 2s कक्षक की तुलना में अधिक होगी और सोडियम की तुलना में लिथियम की ऊर्जा अधिक होगी। देखिए, जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, वैसी लिथियम में अगर हम देखें, हीलियम में अगर देखें तो 2 प्रोटॉन हैं और 2 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, और लिथियम में देखें तो 3 प्रोटॉन हैं और पहले 2, उसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले कोश की जो दूरी है, यहां पर चूंकि 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए आकर्षण बल कम रहेगा। यहां पर आकर्षण बल ज्यादा रहेगा, यहां पर आकर्षण बल और ज्यादा रहेगा पहले कोश के इलेक्ट्रॉन के साथ। तो आकर्षण बल जितना ज्यादा रहेगा वो इलेक्ट्रॉन उतने पास आ जाएगा, तो कोश की जो आकार है वो छोटी हो जाएगी। मतलब हाइड्रोजन के पहले कोश की आकार बड़ी और उसमें ऊर्जा ज्यादा रहेगी इलेक्ट्रॉन में, क्योंकि दूर में इलेक्ट्रॉन। जबकि हीलियम में थोड़ी पास आ गई इलेक्ट्रॉन तो ऊर्जा कम हो गई और दूरी भी कम हो गई। लिथियम में और पास आ गई तो ऊर्जा और कम हो गई, दूरी भी कम हो गई। तो चूंकि केंद्र में नाभिक में प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, तो समान कोश में जो इलेक्ट्रॉन हैं वो ज्यादा आकर्षण बल महसूस करते जाएंगे। जैसे हाइड्रोजन का 1s, हीलियम का 1s और लिथियम का 1s, तीनों के इलेक्ट्रॉन में हाइड्रोजन सबसे कम, ये है, हाइड्रोजन सबसे कम आकर्षण बल महसूस करेगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन ज्यादा दूर में ज्यादा ऊर्जा रहेगी। हीलियम का उससे ज्यादा आकर्षण महसूस करेगा, क्योंकि 2 प्रोटॉन हो गए तो थोड़े पास में आ गया, ऊर्जा कम हो गई। लिथियम में 3 प्रोटॉन हो गए तो और पास में आ गई तो ऊर्जा और कम हो गई। बस इसी बात को ये बता रहा है। ठीक है, तो ये देखिए, हाइड्रोजन का जो एनर्जी है 2s में सबसे ज्यादा, 2s का है 1s का है, सभी में 2s में ज्यादा, लिथियम का उससे कम, सोडियम का और कम, पोटेशियम का और कम। हाइड्रोजन में 1 है, लिथियम में 3 है, सोडियम में 11 है, पोटेशियम में 19 है। तो प्रोटॉन जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा क्षमता के साथ खींचेंगे, तो वो 2s कक्षक की बात करें या 1s कक्षक की बात करें या 3s कक्षक की बात करें, सभी में तो ज़्यादा आकर्षण बल के कारण से वो ज़्यादा पास में आ जाएंगे और उनकी ऊर्जा कम और स्थायित्व मतलब आकर्षण बल ज़्यादा रहेगी। परमाणु में कक्षकों का भरा जाना। ठीक है, परमाणु में कक्षकों का भरना सिर्फ एक ही नियम को फॉलो करता है, ऑफ बाउ नियम है। यहाँ पर ऑफ बाउ जो शब्द है, ये इसका मतलब है क्रम से भरना, क्रम से कहीं पर बैठना, ऐसा। ऑफ बाउ किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है ना, ये ग्रीक लैंग्वेज है जिसका अर्थ है क्रम से भरना। ठीक है, ऐसा है। तो क्रम कैसे भरेगा, मतलब जिसकी ऊर्जा सबसे कम रहेगी, जो नाभिक से सबसे ज्यादा पास में रहेगा, वो कक्षक पहले भरेगा, बाद में ज्यादा ऊर्जा वाले कक्षक जो दूर में रहेंगे वो भरेंगे, इस नियम के अनुसार। तो n+l का मान लिखेंगे अपन, जिसका कम रहेगा वो पहले भरेगा, इसका ये मतलब है। विभिन्न परमाणुओं के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन ऑफ बाउ नियम के अनुसार भरते हैं। ऑफ बाउ का नियम और पाउली का अपवर्जन नियम, पाउलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, हुंड के अधिकतम बहुलकता का नियम, हुंड्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल और कक्षकों की आपेक्षिक ऊर्जाओं पर आधारित है। ठीक है, तो 3-4 चीजें हम इसमें लेंगे। एक तो मेन तो ऑफ बाउ नियम है, पाउली अपवर्जन नियम है और हुंड का मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी यानी बहुलकता का नियम, इसको हम लेंगे। ठीक है, तो अब पहले है ऑफ बाउ का नियम। ठीक है, ऐसा है, तो इसको पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं आगे और, है ना।
देखिए आफबाउ जर्मन भाषा है, ग्रीक नहीं जर्मन है। इसका मतलब है निर्माण होना, यानी कक्षकों का निर्माण होना क्रम से। तो कक्षकों का इलेक्ट्रॉनों द्वारा भरा जाना, यह हम यहां पर देखेंगे। इस नियम के अनुसार परमाणुओं की तटस्थ अवस्था में कक्षकों को उनकी ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरा जाना है। तो पहले कम ऊर्जा वाला कक्षक, बाद में ज्यादा ऊर्जा वाला कक्षक भरते जाता है। ठीक, यहां पर देखिए तो n+l का नियम कैसे लागू होता है। देखिए s का मतलब 0, p का मतलब 1, d का मतलब 2 और f का मतलब 3 पता है ना आपको। तो 1s में 1 धन 0 बराबर 1 पहले आ गया। 2s में 2 धन 0 2 आ गया। 3p में 2 धन 1 1 3 आ गया, है ना। अब देखिए यहां पर 2p का मान आया 3 और 3s का मान भी आया 3। तो 2p और 3s में से जो n का मान कम है उसमें पहले भरेगा, यानी कि 2p का मान कम हम मानेंगे। भले ही दोनों का जोड़ बराबर आ रहा है, लेकिन इसमें n का मान कम है, इसलिए इसमें पहले भरेगा। वैसे 4p 4s में आप देखिए तो इसमें 3p और 4s, इन दोनों में देखिए 3p का मान भी 4 आ रहा है और 4s का मान भी 4 आ रहा है, ठीक है। और 3d, क्योंकि 3d भी है ना, इसको भी देखिए 3d का मान तो 5 आ रहा है, तो इन दोनों से अलग हो गया। तब चूंकि इन दोनों में 4 का मान बराबर आ रहा है, लेकिन इसमें 3 मुख्य क्वांटम संख्या कम है, इसलिए इसमें पहले भरेगा। तो 3p में पहले भरेगा, फिर 4s में भरेगा, फिर 3d में भरेगा, क्योंकि अब तो ये 5 हो गया, ऐसा है। फिर 4p, तो 4 और 1 5 हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहां पर चूंकि मुख्य क्वांटम संख्या 3d में कम है 4s की तुलना में, 4p की तुलना में, इसलिए 3d में पहले भरेगा। क्योंकि ये दोनों बराबर हैं तो 3 का मान कम है, इसलिए ये पहले भरेगा। तो इस तरह से n+l का मान देखिए, जो ज़्यादा रहेगा वो बाद में भरेगा, कम रहेगा वो पहले भरेगा, और अगर बराबर है तो n का मान जिसमें कम रहेगा वो पहले भरेगा, इसका ये मतलब है। दूसरे शब्दों में इलेक्ट्रॉन पहले सबसे कम ऊर्जा वाले उपलब्ध कक्षक में जाते हैं और उनको भरने के बाद उच्च ऊर्जा वाले कक्षकों को भरते हैं, ठीक है। तो पहले कम ऊर्जा फिर ज़्यादा ऊर्जा वाले में भरेंगे। आप यह जान चुके हैं कि किसी कक्षक की ऊर्जा प्रभावी नाभिक आवेश पर निर्भर करता है और विभिन्न प्रकार के कक्षकों पर इसका परिणाम भिन्न भिन्न होता है, परिमाण भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। तो नाभिक का आवेश बहुत मायने रखता है कि उसमें प्रोटॉन कितने हैं। प्रोटॉन की मात्रा जितनी ज़्यादा संख्या बढ़ती जाएगी, नाभिक का आवेश बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रॉनों में आकर्षण बल प्रोटॉन के साथ बढ़ता चला जाएगा। इसलिए ऐसा कोई भी एक क्रम नहीं है जो सभी परमाणुओं के लिए सही हो। भले ही हम यहाँ पर कोई क्रम लिख दिए हैं, लेकिन सभी परमाणु में एक ही क्रम से लागू होगा कोई जरूरी नहीं, क्योंकि एक परिरक्षण प्रभाव भी आ जाता है। तथापि कक्षकों की ऊर्जा का निम्नलिखित बढ़ता क्रम अर्थात उनको भरे जाने क्रम अत्यंत उपयोगी है। तो कैसे भरेगा, लगभग सभी में ये फॉलो जो होता है 1s 2s 3p 3s 4p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 4f 5d 6p 7s। आप इसमें उसी सिद्धांत को लागू करिए n+l को, तो लगभग आपको ये सीरीज मिल जाता है। इस क्रम को चित्र 2.17 में दिखाई गई आपको, है ना। आगे हम देखते हैं चित्र में ये कैसे भरता है, ये वाला चित्र आप देख सकते हैं। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, देखिए कि लाइन से आप लिखते जाइए 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s, फिर एक छोड़ दीजिए 2p 3p 4p 5p 6p 7p, फिर एक छोड़ दीजिए 3d 4d 5d 6d, फिर एक छोड़ के 4f 5f। तो इलेक्ट्रॉन पहले इसमें भरा, फिर इसमें भरा, फिर इसमें भरेगा, ये देखिए। तो 2p 3s
फिर 3p4s, फिर 3d4p6s, फिर 4d5p6s, फिर 4f5d6p7s, फिर 5f6d7p, ऐसा। तो लाइन से पहले एक एक रो में ऐसे लिखते जाइए, ठीक है, एक एक लाइन छोड़ करके, फिर उसको आप लाइन से ऐसे बनाते जाइए, तो आपको ये मिल जाएगा। इसी चित्र को ये बताया है कि हम ऐसे लिखे हैं। तो इस क्रम को चित्र 2.17 में दिखाई गई विधि द्वारा याद किया जा सकता है। सबसे ऊपर से शुरू करते हुए तीर की दिशा कक्षकों के भरने का क्रम दर्शाती है। बाह्य संयोजकता इलेक्ट्रॉनों के लिए यह क्रम सभी परमाणुओं के लिए असाधारण रूप से सही है, ठीक है। तो लगभग सभी परमाणु में यही सीक्वेंस सही बैठता है, ये एक असाधारण बात है। उदाहरण के लिए पोटेशियम में संयोजकता इलेक्ट्रॉन के लिए 3d और 4s कक्षकों का विकल्प है, और जैसा कि इस क्रम से पूर्वानुमानित किया जा सकता है, यह इलेक्ट्रॉन 4s कक्षक में पाया जाता है। उपरोक्त क्रम को ऊर्जा स्तरों को भरने के लिए काम चलाऊ मार्गदर्शिका मानना चाहिए। यहाँ पर एक शब्द लिखा है, वह है संयोजकता इलेक्ट्रॉन। इसका क्या मतलब है, देखिए। संयोजकता इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि वो जब दूसरे परमाणु के साथ बंध बनाएगा तो इलेक्ट्रॉनों का लेन देन या साझा करेगा। तो इलेक्ट्रॉनों का लेन देन या साझा जो है बाह्यतम कक्ष के द्वारा किया जाता है या उसके पहले वाले कक्ष के द्वारा भी किया जाता है। दोनों में जो भी इलेक्ट्रॉन है उनके द्वारा संयोजकता जनरली की जाती है, परमाणु के साथ आबंध बनाया जाता है। तो वही लिख रहा है कि संयोजकता इलेक्ट्रॉन आखिरी में किस कोश में रहेंगे, किस उपकक्षक में रहेंगे, ये आप उस के द्वारा देख सकते हैं, ठीक है। उपरोक्त क्रम को ऊर्जा स्तरों को भरने के लिए काम चलाऊ मार्गदर्शिका मानना चाहिए। बहुत बार कक्षकों का ऊर्जा स्तर मिलता जुलता होता है, ठीक है, और परमाणु की संरचना में हल्का सा परिवर्तन कक्षकों के भरने के क्रम में परिवर्तन ला सकता है, ठीक है। ये है, मतलब थोड़ा बहुत अंतर कभी कभी में देखने को मिलेगा। यह होते हुए भी उपरोक्त क्रम परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक संरचना लिखने के लिए एक उपयोगी मार्गदर्शक है, यदि यह याद रखा जाए कि इनमें अपवाद हो सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने कहा कि अपवाद यहाँ पर देखने को मिल सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब है पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, ठीक है। तो विभिन्न कक्षकों में भरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या अपवर्जन सिद्धांत द्वारा नियंत्रित होता है, जिसे ऑस्ट्रिया के वोल्फगांग पाउली नाम के एक वैज्ञानिक ने दिया था, ठीक है। ये वैज्ञानिक का नाम है, जैसे आफ्बाउ जर्मन का शब्द था, वैज्ञानिक नहीं था, लेकिन यहाँ पर ये वैज्ञानिक का नाम है। किसी परमाणु में उपस्थित दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं एक समान नहीं हो सकती है। मतलब n, l, m, ठीक है, और s, ये चारों क्वांटम संख्या एक बराबर नहीं रहेगी। मान लो इसमें ये तीनों एक बराबर हैं, तो s अलग रहेगा, एक सीधा वाला रहेगा, एक उल्टा वाला रहेगा, मतलब कम से कम इनका चक्रण तो भिन्न रहेगा ही, ठीक है। तो चारों क्वांटम संख्याओं में s कम से कम अलग हो जाएगा अगर बाकी तीनों एक समान है तो। सिद्धांत को इस प्रकार भी कहा जा सकता है, केवल दो इलेक्ट्रॉन एक कक्षक में रह सकते हैं, इन इलेक्ट्रॉनों के प्रचक्रण विपरीत होने चाहिए, मतलब कम से कम स्पिन क्वांटम नंबर अलग होना चाहिए, तभी दोनों इलेक्ट्रॉन एक कक्षक में रह सकते हैं, और यही कम से कम भिन्न हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि दो इलेक्ट्रॉनों की तीन क्वांटम संख्याएं L, N, L और M एक समान हो सकती हैं, लेकिन उनकी प्रचक्रण क्वांटम संख्या भिन्न होगी। अगर एक राइट हैंडेड है तो एक लेफ्ट हैंडेड रहेगा। किसी कक्षक के इलेक्ट्रॉनों में पाउली अपवर्जन सिद्धांत द्वारा लगाया गया नियंत्रण किसी उपकोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की क्षमता की गणना करने में सहायक होता है, ठीक है। तो उपकोश में जो n है, जो उपकोश है, हाँ, S-P-D-F, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं ये हम निकाल सकते हैं। उदाहरण के लिए 1s में एक कक्षक होता है,
इसलिए इस उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या केवल 2 हो सकती है। एस होता है केवल 1 में, पी डी एफ नहीं होते। दूसरे वाले में एस और पी दोनों होते हैं, तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन और पी में 6 इलेक्ट्रॉन, यानी 8 इलेक्ट्रॉन। तो दूसरे कोष में जो उपकोष हैं जितने भी एस और पी, उनमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, है ना ऐसा। तीसरे में एस पी डी तीनों होते हैं, डी में 10, पी में 6, 10 और 6 16 और 2 18, तो तीसरे कोष में 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं ऐसा। पी तथा डी उपकोषों में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 तथा 10 हो सकती है इत्यादि। इसे संक्षेप इस प्रकार कहा जा सकता है, मुख्य क्वांटम संख्या n वाले कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² के बराबर होती है। आप इस फार्मूले में रखिए ना, जैसे कि तीसरा कोष आप पढ़ रहे हो तो 2 गुणित 3 का पावर 2, मतलब 3 3 9 और दूनी 18 इलेक्ट्रॉन। अभी हमने कैलकुलेट भी किया कि तीसरे कक्षक में 18 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे कक्षक में 2 2 ने 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे दूसरे कोष में। पहले कोष में जो है 2 एकम 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो जितने कोष रहेंगे उसके आधार पे 2n² के बराबर उसमें इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ये साधारण संख्या है, ठीक है। तो मित्रों हम अभी इतना ही पढ़ें तो ज़्यादा ठीक है। इसके बाद एक और क्लास में लूँगा, हालांकि मुझे लग रहा था कि इसमें ख़त्म हो जाएगा, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा बचा है। और साथ में हम थोड़ा सा इसमें जो तत्व हैं उनका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी थोड़े से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो एक क्लास हमको कम से कम इसमें और लेना पड़ेगा हुंड का मल्टीप्लिसिटी का रूल पढ़ने के लिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में, है ना। थैंक यू, बाय।